नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का सवा लाख टके का में कई सारे सवाल हैं। सवाल ये कि कल जो एफआईएस की तरफ से खरीदारी देखने को मिली है, क्या वो आने वाले दिनों में कुछ दिन तक चालू रहेगी? अगर आज 23,000 के ऊपर निफ्टी ट्रेड कर रहा है तो क्या इस तेजी में निफ्टी 23,200 23,300 के स्तर को पार करता हुआ दिखाई देगा? ये तेजी कुछ दिन चलेगी या फिर सिर्फ एक धोखा है? इन तमाम सवालों के जवाब आज के कार्यक्रम में हम तलाशने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज के बाजार में सब कुछ बल्ले बल्ले दिखाई दे रहा है, खासतौर से मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में जिस तरह की मजबूती है। 2028 शेयर एनएसई पर इस समय तेजी के साथ कामकाज कर रहे हैं। महज 693 शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। सबसे अच्छी रिकवरी, सबसे अच्छी तेजी पीएसयू में देखने को मिल रही है, चाहे वो पीएसयू बैंक हो, डिफेंस हो, रेलवे हो। यहाँ पर अच्छी खरीदारी आती हुई दिखाई दे रही है। दबाव आज के डेट में फार्मा में देखने को मिल रहा है। क्यों देखने को मिल रहा है, इस पर भी बातचीत होगी आज, और इसका असर फार्मा शेयरों पर क्या लंबा पड़ेगा, ये भी आज के कार्यक्रम का हिस्सा होगा। इसके अलावा खबरों का खेल, साथ ही साथ आईपीओ बाजार की अपडेट, आईपीओ हो तो ऐसा समय मिलेगी आपको, और सबसे आखिर में हम बात करेंगे यही है सही है कि। लेकिन सबसे पहले रूबरू कराते हैं आज के हमारे विशेष मेहमान। हमारे साथ जुड़ चुके हैं रचित खंडेलपाल जी। रचित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कैसे देख रहे हैं सर आज के इस बाजार को, और कल की जो खरीदारी रही है, एक मौका है, एक धोखा है, कैसे पढ़ें इसको? इससे पहले भी जब एक दिन बाइंग आई थी, लोग काफ़ी उत्साहित हुए थे, और उसके बाद से हमने देखा था कि फिर से बिकवाली चालू हो गई थी। आपकी पहली टिप्पणी। सर, सबसे पहले नमस्कार, सभी दर्शकों को भी नमस्कार, एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सर, आज का मार्केट बहुत ही खास है, और उस खास मार्केट को समझाने के लिए मैं दो लाइन लेकर आया हूँ, इरशाद सबके बिल्कुल समक्ष सर। पेश करना चाहूंगा, सब समझ जाएंगे। जी। हम समझदार भी इतने हैं कि उनका झूठ पकड़ लेते हैं। वाह हम समझदार भी इतने हैं कि उनका झूठ पकड़ लेते हैं, और उनके दीवाने भी इतने हैं कि इस झूठ पर भी यकीन कर लेते हैं। वाह 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 वाह, बहुत शानदार सर, बहुत शानदार। क्या मतलब, आपने गागर के अंदर सागर भर दिया इन दो पंक्तियों के अंदर सर, बहुत शानदार सर। जी सर, अब आगे की टिप्पणी सर। तो सर, ये जो दो लाइन थी ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं बिल्कुल। कि आज के इस अप ट्रेंड को आप बिल्कुल भी ऐसा ना समझें कि यहां से कोई ट्रेंड रिवर्सल हो गया है। कोई भी ट्रेंड रिवर्सल नहीं है। आज के मार्केट को आप ट्रेड करने के लिए अगर बोले तो सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे ये जो समझ में आ रही है, जहां आपको प्रॉफिट हो रहा है, जो आपने लोअर लेवल से पिछले हफ्ते या इस हफ्ते बाइंग करी है, उसको बुक करें, और बुक करके अपना कैश वापस ले ले। जितना भी प्रॉफिट हो रहा है वो बुक करें। देयर इज नो रीजन। और प्रैक्टिकली आप देखें कि इतने दिनों से जिन कारणों से मार्केट टूट रहा था, और टूटने के बाद जो कारण बताए जा रहे थे कि साहब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये स्टेटमेंट आ रहे हैं, अब तो वो स्टेटमेंट और गहराते हुए दिख रहे हैं। और उसके बावजूद अगर आप ये मूवमेंट देख रहे हैं, इट इज जस्ट अ होक्स कॉल, एंड वी शुड एक्चुअली नॉट फॉल फॉर इट। अब ये बोला जाए कि साहब निफ्टी किस लेवल पे जाए, जब हमको इस चीज पे यकीन कर लेना चाहिए, तो बहुत क्लियरली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है वो तो 23,500 का होगा, और एक छोटा रेजिस्टेंस जो है वो 23,280 का होगा। इन दो लेवल्स के ऊपर बंद होके अगर सस्टेन होता है तो कोई तेजी है। अदरवाइज जहां से आपको पैसा मिल रहा है बुक करें, और बुक करने के बाद एग्जिट करें। आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज इन कमिंग टाइम्स देखने को मिल सकती है। चलिए, तो सीधे सीधे आज की चर्चा का सार जो है वो यही निकल के आया है, जहां मौका मिले वहां पर पैसा बांधते रहिए। अगर आप अपनी लक्ष्य से, अपनी खरीद के भाव से बहुत दूर हैं, तो जहां पर भी एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी, जहां पर भी एक कंफर्ट जोन हो, वहां से निकल करके पैसे निकाल लीजिए। मौके आएंगे बाजार में, लेकिन इसको एक ऐसा मौका ना समझिए कि नहीं बिल्कुल जो है पैसे झोंक देने हैं, या फिर अब तो तेज़ी आ गई। ये जो है रशीद जी कहना चाह रहे हैं। मुझे लगता है मैं सही कह रहा हूँ सर आपसे, आपकी जो बात बिल्कुल परफेक्ट है सर, यही बात है। जहां आपको प्रॉफिट मिल रहा है बुक करिए। हमें बिल्कुल भी आज की स्क्रीन को देख के जो पिछले हफ्ते का कार्नेज है, जो कल का मोमेंटम था, उसको नहीं भूलना चाहिए। हमारे अंदर का जो वो डर है वो बरकरार रहना चाहिए। अभी भाव इंप्रूव हो रहे हैं, और बहुत हाई बीटा मूवमेंट है। मतलब आज आप देखें बीएससी जैसा शेयर भी जिस तरीके का मूवमेंट दिखा रहा है, ये अपने आप में समझ के थोड़ा सा बाहर है कि कल से आज में क्या बदल गया। बट एनी हाउ, दिस इज द रियलिटी, और मैं कहूंगा इसे एज एन अपॉर्चुनिटी यूज करें। फंड इन्फ्यूजन बहुत बड़े हुए शेयरों में ना करें। पैसा जहां बुक हो रहा हो बुक करें और एग्जिट करें।
ठीक है सर। अब बहुत सारे दर्शक आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, सवाल पूछना चाह रहे हैं, लिस्ट काफ़ी लंबी है। कोशिश कर रहे हैं जितने ज़्यादा दर्शकों को हम शामिल कर पाएँ आज के इस कार्यक्रम में। शुरुआत मोहित जी के प्रश्न के साथ करते हैं और मोहित जी ने काफ़ी लंबे चौड़े कई सारे सवाल भेजे हैं, लेकिन आपके एक दो सवालों पर हम ज़रूर जो है कंसिडर करेंगे। पहला तो इरिडा इन्होंने ले रखा है जो कि 221 के भाव पर इनके पास बाइंग जो है वो पड़ी हुई है। आज अगर हम देखें तो आज अक्रॉस द बोर्ड सभी जो है PSU शेयरों में तेज़ी है, वो हम देख रहे हैं कि इरिडा में भी है। 168 का भाव आ चुका है, 4.5% की तेज़ी, 221 पे इन्होंने लिया हुआ है। सर कहाँ पर एग्जिट करना चाहिए, क्या सलाह रहेगी? अभी एवरेजिंग के लिए भी पूछ रहे हैं। देखिए, एवरेजिंग के लिए मैं इनको एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि करंट लेवल बिल्कुल नो ट्रेड जोन है। यहाँ एवरेजिंग के बारे में आप बिल्कुल भी ना सोचें। इरडा आज चला जरूर है, मगर मेरी समझ से इसका जो क्लोजेस्ट पॉसिबल लेवल आता है एवरेजिंग का, वो यहां से थोड़ी सी और दूरी पे है। एट अराउंड 132 रुपए ये आए, वहां पे आप एवरेजिंग का सोचें। और क्योंकि आपने इतना ऊपर ले रखा है, आप अगर ये बोलें कि मैं लॉस बुक करना चाह रहा हूं और एग्जिट करना चाह रहा हूं, वो भी एडवाइजेबल नहीं है। एक नो ट्रेड जोन है, टाइम होराइजन थोड़ा लंबा रखिए, आपको डेफिनेटली रिटर्न्स भी मिलेंगे जब मार्केट सुधरेगा। और एवरेजिंग का लेवल 132 रुपए के आसपास है। 132 रुपए के आसपास है। चलिए PSUs पर ही आज फोकस करते हैं क्योंकि सवाल काफ़ी ज़्यादा उसी पर आ रहे हैं। साईनाथ पचांगे जी पूछ रहे हैं BL को लेकर के, 230 पर लेकर के बैठे हुए हैं। कह रहे हैं कि सर सेल क्या होल्ड, और अभी सेल किया तो क्या सर 230 तक फिर से मिल सकता है क्या? तो ये जानना ये चाह रहे हैं कि 230 पे लिया हुआ है और अभी 252 के आसपास चल रहा है। आज क्या अगर प्रॉफिट बुक करते हैं तो दोबारा नीचे 230 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? प्रॉफिट बुक करें या फिर ना करें, ये आपसे जानना चाह रहे हैं। देखिए, अब अगर इनका थोड़ा सा टाइम होराइजन का आइडिया लग जाए, क्योंकि जिस हिसाब से इन्होंने सवाल किया है, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद ये एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं। और अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो मैं ये बोल सकता हूं कि हाँ, आप बिल्कुल यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करें। मगर एक चीज हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए, जो मैं बार बार बोलता हूं, अल्टीमेटली मार्केट इज द किंग एंड वी आर नोबडी। ये बोलना बहुत कॉन्फिडेंटली कि आपको 230 में मिल जाएगा, देखिए 99.99% चांसेस, आप 230 छोड़िए, आपको उससे भी नीचे मिलने के चांसेस बहुत ब्राइट है। बट बहुत कॉन्फिडेंटली मैं इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि पता नहीं कल क्या खबर आ जाए, क्या री रेटिंग हो जाए। अभी के लिए ये एडवाइजेबल है, आपको प्रॉफिट मिल रहा है, आप चाहें तो प्रॉफिट यहां पे भी बुक कर सकते हैं। और अगर आपको हल्का सा भी एक डर है अंदर से कि ऐसा ना हो कि ये ट्रेन चल रही है और उस ट्रेन का मैं एंड स्टेशन ना देख पाऊं, और आप होल्ड करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप होल्ड करें। और हो सकता है अगर कोई बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशन हो, मार्केट में जो हम लेवल्स देख रहे हैं वो ब्रीच होते हुए दिखें, तो आपको 272 के भी भाव देखने को मिल सकते हैं। ठीक सर, चलिए अब चलते हैं सीधे पटना बिहार और हमारे साथ अविनाश जी जुड़ चुके हैं प्रश्न को पूछने के लिए। अविनाश जी को नमस्कार। नमस्कार विपुल जी। नमस्कार अविनाश जी, कैसे हैं आप और कहाँ से क्या क्या करते हैं पटना के अंदर, ये बताइए आप। सर हम बिहार से बोल रहे हैं और मैं ग्रेन मर्चेंट हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छी बात है। क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? सर मेरे पास तो पहले से इरेडा है ही, अभी तत्काल में एजेक्स इंजीनियरिंग का IPO अलॉट हुआ था। किसका IPO सर? एजेक्स इंजीनियरिंग। अच्छा, एजेक्स का, जी जी जी। वो 629 पे 26 शेयर है और PC ज्वेलर 12 रुपए 90 पैसे पर 600 और अब NTPC बस सर, अब रहने दीजिए, थोड़ा दो पे बात कर लेते हैं। बहुत सारे दर्शक हैं सर, उनके सवाल रहते हैं। एक तो एजेक्स के IPO पे आपने पैसे लगाए हुए थे, IPO में मिला है ना सर आपको? जी मिला है। और दूसरा आपने बताया कौन सा शेयर सर? PC ज्वेलर 12 रुपए PC ज्वेलर्स आपने 12 रुपए पे ले रखे हैं, अच्छी बात है। PC ज्वेलर्स 12 रुपए पे लिए हुए हैं, 12.37 का भाव है, आज करीब आधे % के आसपास की गिरावट है। सर एक तो हाल की लिस्टिंग पे इन्होंने पैसे लगाए हुए हैं, क्या लॉन्ग टर्म के लिए इसे होल्ड करना चाहिए या नहीं? अभी कुछ दिन पहले ही, 1-2 दिन पहले जो है इसकी लिस्टिंग हुई है। आप अगर कोई टिप्पणी करना चाहें इस पर तो कर सकते हैं। PC ज्वेलर्स 12 रुपए पे लेके बैठे हुए हैं। सर देखिए, फंडामेंटली कंपनी बहुत अच्छी है। इनका जो कंक्रीट मिक्सिंग का बिजनेस है उसमें भी इनका मार्केट शेयर बहुत बढ़िया है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से आप इसको बिल्कुल होल्ड करें। लिस्टिंग जिस दिन हुई थी उस दिन थोड़ा सा इसने मोमेंटम डाउनसाइड का भी दिखाया था, और उस टाइम चार्टिकल पैटर्न देख के ऐसा भी लग रहा था कि 532 रुपए तक के भी लेवल दिखा सकता है। बट इफ आई एम करेक्ट, 566 के आसपास से इसने एक रिवर्सल दिया है और वहां से ही मेंटेन कर रहा है।
अब फॉर्चुनेटली ये जो हमारे दर्शक हैं ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, बिल्कुल अपनी पोजीशन बनाए रखें, और अगर पोजीशन बना के रखते हैं तो मीडियम टर्म में भी मैं सोचता हूं इनको करीबन 725 रुपए का भाव देखने को मिल सकता है। ये मैंने एक हाइपोथेटिकल भाव दिया है, क्योंकि एक दो दिन की ही लिस्टिंग में चार्ट इतने ज्यादा रिफाइंड बनते नहीं है कि आप उसका प्रोजेक्शन उस तरीके से बना सके। बट हाँ, द फंडामेंटली द कंपनी इज गुड, इनका जो प्रोडक्ट है वो अच्छा है, मार्केट में डिमांड अच्छी है, बिल्कुल होल्ड करें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कोई भी परेशानी नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। विजय प्रजापति जी का प्रश्न ले लेते हैं। विजय प्रजापति जी ने एक साथ 2-3 शेयर भेज दिए हमको, लेकिन 3 शेयरों पे बात करते हैं। तीनों ही के तीनों जो है वो पावर क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी है। एक है जेपी पावर, एक है सुजलॉन और एक है एनएचपीसी। एक एक करके बात करते हैं और तीनों के ही ये लक्ष्य जानना चाहते हैं कि यहाँ पर क्या आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। शुरुआत सर सुजलॉन के साथ करते हैं। सुजलॉन में आज काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। 50 के आसपास जा कर के थोड़ा ठहरा है और उसके बाद से बाउंस बैक आता हुआ दिखाई दे रहा है। टारगेट क्या कंसीडर करें, क्या इस रैली में 60-70 के लेवल देखने को मिल सकते हैं? और जो लोगों के पास पड़े हुए हैं सुजलॉन एनर्जी के शेयर हायर लेवल पे, उनके लिए क्या स्ट्रेटजी होगी? देखिए, दो है सवाल, तो इसके दो जवाब हो जाते हैं। हाँ, यहां से अगर अप ट्रेंड कंटिन्यू होता है आपको बहुत कंफर्टेबली 68 रुपए का भाव भी देखने को मिल सकता है, गिवन अ चांस मार्केट सही तरीके से सपोर्ट करता रहे। और ये बहुत दिनों से चला भी नहीं है। 68 रुपए तक का अपसाइड आपको देखने को मिल सकता है। बट अगर ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, मैं इनको बोलूंगा 68 रुपए में बुक ना करें, 82 रुपए में बुक ना करें, इसको लंबे समय के लिए होल्ड करके रखेंगे, अच्छा रिटर्न देके जाएगा। अब हम ये बात करते हैं कि यहां से डाउनसाइड कितना आ सकता है। तो देखिए, डाउनसाइड यहां से है, इन परसेंटेज टर्म्स बहुत सिग्निफिकेंट है। रुपी टर्म्स में अगर हम देखें तो यहां से 11 रुपए तक नीचे तक का डाउनसाइड आपको देखने को मिल सकता है। 42 रुपए के भाव में एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। आप एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं और ऊंचे के भाव में अगर आपने ले रखे हैं, आपको जब भी एक एक्सट्रीम मार्केट करेक्शन देखने को मिले, एक एक्सट्रीम फॉल देखने को मिले और 42-43 रुपए का भाव देखने को मिल जाए, आपको डेफिनेटली इसमें पोजीशन बनानी चाहिए। कंपनी सेक्टर दोनों ही बहुत प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। थोड़ा सा मार्केट की चपेट में है, वरना जो इसने पिछले साल मोमेंटम अपना जनरेट किया था वो आगे भी कंटिन्यू होता हुआ आपको दिख सकता था। ठीक है सर। दूसरा इनका सवाल था एनएचपीसी को लेकर के। सर एनएचपीसी पे क्या टारगेट हो सकते हैं? यहाँ पर भी बहुत लोग बहुत लंबे समय से होल्ड कर रहे हैं रिटेलर्स। फ्रेश बाइंग की कोई अपॉर्चुनिटी है क्या एनएचपीसी के अंदर अभी 72-73 के आसपास? सर, अब वही वाली बात हो गई कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप चार्ट खोल के ही बैठे थे और आपके सवाल में ही आपका जवाब है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। आज अगर ये यहाँ से रिवर्स करता है तो एक ट्रिपल बॉटम बनाता है, और ट्रिपल बॉटम आपको भी पता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देने वाली पोजीशन होती है। यहाँ पे पोजीशन बिल्कुल बनाई जा सकती है, और यहाँ पे अगर आप पोजीशन बनाते हैं तो मैं समझता हूँ आपको बहुत कंफर्टेबली 82 से 84 के भाव देखने को मिल सकते हैं, जिन टारगेट्स के लिए आप विपुल सर के इंडिकेशन को देखते हुए बिल्कुल अपनी पोजीशन बना सकते हैं। अरे सर, हमारा कोई इंडिकेशन नहीं है, सारे इंडिकेटर आपके पास हैं सर इस समय। और अगला प्रश्न जो है इनका जेपी पावर के ऊपर था। सर, इस तरह की जो छोटी कंपनियां हैं, क्या जब हमको पावर क्षेत्र में ही लाभ उठाना है तो क्या छोटी कंपनियों की तरफ जाना चाहिए, या फिर जब दूसरे विकल्प सस्ते मिल रहे हैं उन पर फोकस करना चाहिए? आपकी सलाह क्या रहेगी जेपी पावर जैसी कंपनियों पर, और यहाँ पर कोई संभावनाएं भविष्य में दिखाई दे रही हैं आपको? देखिए सर, इसमें मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि इतने सारे स्टॉक्स, अच्छे अच्छे स्टॉक्स इतने बीटन डाउन आपको मिल रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप क्यों चाहेंगे कि हम एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करें जिसमें हमें हमेशा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसकी पेडिग्री में भी प्रॉब्लम है, और कहीं ना कहीं आप देखें बहुत ज्यादा न्यूज ड्रिवन होता है। मेरी समझ से आप इसमें दूरी बनाए रखें। फ्रेश पोजीशन क्रिएट करने के लिए ये एक ऐसा स्टॉक बिल्कुल भी नहीं है जिसमें हम आपको एक एडवाइस देंगे। बात भी सही है, जब इतने अच्छे अच्छे शेयर आपको और फंडामेंटल अच्छे हैं, रिजल्ट्स अच्छे हैं, बाजार ख़राब है, इसकी वजह से आपको सस्ते दाम पे मिल रहे हैं, हायर लेवल से काफ़ी नीचे आ चुके हैं, वहाँ अपॉर्चुनिटी तलाशेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए रितेश जी से बातचीत करते हैं, दिल्ली से ही मौजूद हैं। रितेश जी को नमस्कार। नमस्कार विपुल सर। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। आप चलिए, कैसे हैं? हम बहुत अच्छे हैं सर, आपसे बात करके और अच्छे हो गए। बताइए क्या सवाल पूछने चाह रहे हैं आप?
सर वेदांता के मेरे पास 440 के रेट पे है अच्छा, शेयर। और अब नज़रिया क्या है सर? नजरिया लंबा ले सकते हैं क्योंकि हाई डिविडेंड शेयर है, तो नजरिया का लंबा ले जाएंगे। लंबा लेकिन नज़रिया है, जी जी जी। और इसका मतलब डी मर्जर के बाद क्या स्टोरी है मुझे समझ नहीं आ रही है, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। चलिए ठीक है, और ये मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है कि ग्रीव्स कॉटन, अनंतराज और यूनो मिंडा किसी एक में मैं एंट्री करना चाहता हूँ। इनमें से चार्ट देख के, सर से चार्ट देख के कौन किस में एंट्री कर सकता हूँ ठीक, तो लंबे टर्म्स के लिए लंबे कोई टर्म्स एक के लिए बता दीजिए। ग्रीव्स कॉटन, यूनो मिंडा, और तीसरा क्या बताया आपने? अनंतराज। अनंतराज इंडस्ट्रीज। ठीक है, इन तीनों पे भी बातचीत करेंगे, पहले वेदांता पे कर लेते हैं। लंबी अवधि का नज़रिया, बिल्कुल आपने सही कहा कि कंपनी जो है वो डिविडेंड पे समय समय पर, और बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कंपनी का। अब सर ये जो डिमर्जर है इसको समझना चाह रहे हैं, क्या डिमर्जर की प्रक्रिया जो होने वाली है इनके लिए लाभदायक रहेगी नहीं रहेगी, उसको लेकर के जो है ये आपसे जुड़ना चाह रहे हैं। क्या टिप्पणी रहेगी सर? क्रेडिटर की मीटिंग में तो काफ़ी जो है करीब 83% क्रेडिटर्स ने जो है डिमर्जर के प्लान को अप्रूव कर दिया है। आपकी टिप्पणी वेदांता पर? सर देखिए, पहली बात तो सभी दर्शकों से निवेदन है कि जो रितेश जी का एक पर्सपेक्टिव है मार्केट के लिए और क्लैरिटी ऑफ थॉट है, वो कहीं ना कहीं रीडिंग से आती है, एक स्टडी से आती है। और ऐसे दर्शक जब भी मिलते हैं या ऐसे जब हमारे क्रॉस कॉन्वर्सेशंस होते हैं और हमको ये पता लग जाता है कि वो भी एक अपने इन्वेस्टमेंट को लेके कितने सतर्क है, बहुत खुशी मिलती है और हमको ऐसा लगता है जॉब हाफ डन। तो बहुत अच्छा लगा रितेश जी से बात करके। और अब सर आ जाते हैं इनके सवाल पे। बिल्कुल सही ये बोल रहे हैं, डीमर्जर अभी आपका होगा और डीमर्जर जिस तरीके से होता हुआ दिख रहा है, मैं समझता हूं एक वैल्यू अनलॉकिंग इनको आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। नाउ बिकॉज ही इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, ही शुड स्टे इन्वेस्टेड। अभी तो इसका अपसाइड चालू हुआ भी नहीं है, पार्टी अभी बाकी है। आप इन्वेस्टेड रहें, आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बने रहने की ही सलाह आपके लिए है। अगला प्रश्न जो इनका था सर, जो इन्होंने 3 शेयर बताए हैं जिसमें अनंतराज इंडस्ट्रीज़ है, यूनो मिंडा है, और एक कंपनी थी, अगर मेरे दिमाग से शायद स्लिप हो रही, ग्रीव्स कॉटन की शेयर, हाँ माफ़ कीजिएगा। तो इनमें से अगर वो जानना ही चाह रहे हैं इन 3 में से अगर चुनना हो तो वो कौन सा शेयर है जिसमें कि लॉन्ग टर्म के लिए पैसे अभी लगाए जा सकते हैं? देखिए, अनंतराज के बारे में बोलना चाहूंगा। आपने भी देखा होगा सर, इनके कोई डेटा सेंटर को लेके बात हुई थी जब से एआई और वो चाइना का डीप सी की बात हो रही थी। थोड़ा सा कंट्रोवर्सी, थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। फॉर द टाइम बीइंग स्टे अवे वुड बी द कॉल। उनो मिंडा बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे लेवल्स पे मिल रहा है। मैं समझता हूं आपको 840 845 के आसपास मिलता है। इसमें जरूर पोजीशन बनाए और यहां से ये एक अपसाइड भी दिखाने को मिल सकता है। बट जैसे कि मैं चार्टिकल पैटर्न देख रहा हूं, अगर मार्केट सपोर्ट नहीं करता है तो यहां से अगर इसमें फॉल भी आता है तो 740 का एक और सपोर्ट देखने को मिलता है। एक ट्रेंड तो यह है कि यहां से रिवर्स कर सकता है, मगर दूसरी पॉसिबिलिटी, मार्केट के अगर मोमेंटम को देख के ये नहीं करता है तो फिर क्या करना होगा। तो इसमें बाइंग की स्ट्रैटेजी क्या होगी। और रितेश जी जिस तरीके के इन्वेस्टर है, मैं समझता हूं वो भी समझेगी कि मैं क्यों बोल रहा हूं। आप यहाँ पे अपना 40% फंड ही डिप्लॉय करें। अगर आप 100 शेयर लेना चाह रहे हैं, 40 शेयर लीजिए, 60 शेयर हम लेंगे जब ये नीचे का लेवल दिखाएगा 740 रुपए का। 740 रुपए के भाव में तो ये बहुत ही एक अच्छी उम्दा वैल्यू बाइंग बन जाएगी। बट करंट लेवल से भी खराब नहीं लग रहा है, आप यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं। ऑटो इंसेलरी स्टॉक्स जो है वो बहुत दिनों से मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, अब कहीं ना कहीं उनके मूवमेंट का टाइम आ रहा है। ये राय आपके लिए निकल करके आई है। उम्मीद करते हैं कि आप के सभी प्रश्नों के उत्तर जो है आपको मिल गए होंगे। सिद्धू कुमार जी कह रहे हैं कि प्लीज़ विपुल सर, कल से पूछ रहा हूँ एनटीपीसी के बारे में, क्लियर व्यू नहीं मिल पा रहा है। 362 पे ले रखे हैं, 650 शेयर इनके पास हैं सर, और ये कह रहे हैं कि प्लीज़ शेयर क्लियर व्यू सर, क्या करूँ, वापस रिकवर हो सकता है क्या, और टाइम का इशू नहीं है या फिर मैं एक बार के लिए एग्जिट कर लूँ। जब से 2 चीज़ें हुई, एक तो बाज़ार का माहौल ख़राब हुआ, दूसरा एनटीपीसी ग्रीन जब से थोड़ा सा जुदा हुआ है उसके बाद से हमने देखा कि थोड़ा सा शेयर के अंदर दबाव रहा है। अभी क्या करें सर, समझ नहीं पा रहे हैं क्या करना चाहिए। हायर लेवल पे थोड़ा सा इन्होंने ख़रीदा हुआ है, 362 की इनकी खरीद है, 40-50 रुपये का नुकसान है। अभी बाज़ार काफ़ी करेक्शन में आया,
बहुत ज़्यादा नुकसान तो नहीं है। आपकी टिप्पणी क्या होगी एनटीपीसी को लेकर के? सर सिद्धू जी को मैं बोलूंगा बिल्कुल भी डिसहार्टन नहीं हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं लग रही है। कंफर्टेबली अपनी पोजीशन बनाए रखें, थोड़ा सा फंड जरूर लेके रखें। और ये मैं क्यों कह रहा हूं कि अब इन्होंने 360 रुपए के भाव में 600 शेयर ले रखे हैं। अगर ये करेक्ट करता है मार्केट के साथ और थोड़ा सा डीप कट आता है, मतलब ऑफ कोर्स ना तो सिद्धू जी ना मैं ना कोई और देखना चाहेगा, मगर रियलिटी ये है कि मार्केट में कभी भी ऐसा कट अगर आता है और ये किसी भी तरीके से अगर 300 के लेवल को ब्रीच करके डिसाइसिवली नीचे बंद होता है, तो कहीं ना कहीं इनको 245 246 का भाव भी देखने को मिल सकता है। और उस कंडीशन में ये अपने जो 600 शेयर है उनको 1000 शेयर बनाए रखें, इनको अच्छे रिटर्न भी मिलेंगे। अब सिद्धू जी ये भी बोल सकते हैं कि सर अगर आपको इतना डाउनसाइड दिख रहा है तो मैं बेटर ये नहीं है कि यहां पे एग्जिट कर लूं और नीचे में खरीद लूं। बिल्कुल भी नहीं। चार्टिकल पैटर्न्स में कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है, देयर आर साइंस ऑफ रिवर्सल्स, बट आपके खरीद के इतने पास है टेक्निकल टर्म्स में कि मैं आपको यहां पे एवरेज करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। 600 शेयर आपके पास है, अगर आपको लोअर लेवल पे मिलता है तो वहां पे और पोजीशन इंक्रीज करें, अन्यथा दूरी बनाए रखें। अभी कोई टेंशन नहीं है, भाव आपके आराम से आपको देखने को मिल सकते हैं। भाव आपके आराम से देखने को मिल सकते हैं। अभी आपने अनंतराज पे टिप्पणी की, बहुत सारे दर्शकों की टिप्पणी आ रही है, एक बार अपनी टिप्पणी को फिर से रिपीट कर दीजिए सर। अनंतराज पे क्या फ्रेश एंट्री ले सकते हैं? तो आपके बताने का, बोलने का अंदाज लोगों को अच्छा लग रहा है कि एक ही बात को बार बार सुनना चाह रहे हैं। तो अनंतराज पे अगर आप रिपीट कर दें सर, बाकी दर्शक भी एक बार सुनना चाह रहे हैं आपको। अच्छी सर तेजी देखिए है, 6% ऊपर फ्रेश एंट्री जी कर सकते हैं जी। देखिए मैं अभी वापस यही बात बोलना चाहूंगा। इनका एक और बिजनेस है जो कि डेटा सेंटर बिजनेस है। उस डेटा सेंटर बिजनेस का ये जो आपका एआई का ड्राइव पूरा का पूरा चल रहा है, उससे ये इम्पैक्टेड होता है। और आप देखिए पहले भी एक ये करेक्शन आया था इसी बात को लेके। फॉर द टाइम बीइंग थोड़ा सा स्टे अवे रहें, वो ज्यादा बेटर होगा। और स्टेबिलिटी आ जाए उसके बाद ही इसमें कोई मूवमेंट करें। स्टेबिलिटी का इंतजार करें, अभी कोई फ्रेश एंट्री लेने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। जगदीश माली जी आईआरएफसी को लेकर के परेशान हैं, कह रहे हैं कि 500 शेयर हैं इनके पास, 122 रुपये पे इन्होंने खरीदे हुए हैं। तो आईआरएफसी पे आपकी टिप्पणी तो जानेंगे, थोड़ा सा रेलवे पे और बातचीत करेंगे कि आज रेलवे में काफ़ी दिनों बाद काफ़ी अच्छी हरियाली देखने को मिल रही है। आईआरएफसी अगर हम देखें तो आज 4.25% ऊपर है, 124 का भाव, और जो इन्होंने ख़रीदा हुआ है वो 122 का है, तो ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पर बैठे हुए हैं। क्या करें सर यहाँ पर? सर देखिए आज मैं आपको रेलवे के लिए बताऊं तो बहुत टेक्निकल टर्म्स में इनको इनकी पोजीशन बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लग रही है। यहाँ पे कोई भी छेड़खानी ना करें। मगर मैं वापस एक चीज बोलूंगा, मेरे इस स्टेटमेंट का ये मतलब नहीं है कि यहाँ से डाउनसाइड नहीं आ सकता। यहाँ से डाउनसाइड आ भी सकता है, बट वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होने वाला है। तो मैं समझता हूं कि अगर इन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ले रखा है, बिल्कुल अपनी पोजीशन बरकरार रखें, छोटे मोटे मूवमेंट से विचलित ना हो। और आने वाले समय में, मतलब इस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए मैं ये चीज बोलना चाहूंगा, आने वाले समय थोड़ा लंबे हो सकता है। आने वाले समय में इनको 156 से 160 का भाव भी देखने को मिल सकता है। तो होल्ड करने की सलाह है सर। जो बाकी ओवरऑल अगर रेलवे पे अगर हम नज़र डालें तो सबसे ज़्यादा आपको चार्ट्स या फंडामेंटल्स कहाँ अच्छे लग रहे हैं? उसमें हमने एक आईआरएफसी पे भी बात की, आरवीएनएल के नतीजे हमने देखे, उतने अच्छे नहीं थे, पनिश भी किया बाजार में, लेकिन क्या शानदार बाउंस बैक है। इसको हम खबरों का खेल में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी 10-10% की तेज़ी, ये कैसा लग रहा है? इसके अलावा अगर हम बात करें इरकॉन की, यहाँ पर आज 6.25% की तेज़ी देखने को मिल रही है, 160 के आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है। एक वैगन बनाने वाली कंपनी जो है जुपिटर वैगन है, उसको कैसे आप देख रहे हैं? पहले जरा आरवीएनएल से शुरू करते हैं सर। सर देखिए रेलवे के लिए ना मैं आपको एक मुश्त अगर जवाब दूं तो एक हमारे वही थोड़ा लाइट हार्टेडली बोलूंगा सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक हमारे कॉमेडियन है जिन्होंने एक लाइन चालू करी थी, और वो लाइन थी कि वो बुलाती है मगर जाने का नहीं। जाने का नहीं। वाह। रेलवे के करंट प्राइसिंग बिल्कुल ऐसे हो रहे हैं। आपने देखा है जिस तरीके से करेक्शन आया है, कल तक इन स्टॉक्स को कोई पूछने वाला नहीं था, और आज ये जो बाउंस दिया है, मैं आपको एक बहुत क्लियर टर्मिनोलॉजी बताता हूं सर। आपने तो पक्की बात है देखा होगा, एक शॉर्ट कवरिंग रैली होती है।
शॉर्ट कवरिंग रैली जो होती है सर, वो क्यों की जाती है कि जब आप इतना शॉर्ट कर चुके होते हैं कि आप प्रॉफिट बुक करते हैं, और वो प्रॉफिट बुक आप इसलिए करते हैं ताकि आप फ्रेश शॉर्ट बिल्डअप कर सके। सो दिस वुड नॉट बी द प्राइस जहां पे आप रेलवे के किसी भी स्टॉक में एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट करें। लेट द डस्ट सेटल, लेट द मार्केट सेटल, उसके बाद ही कोई पोजीशन बनाए। हाँ, अगर एग्जिस्टिंग पोजीशंस जो होंगी उनमें जब इनमें करेक्शन आएगा तब हम और एवरेज करने की ऐसी कोई बात बोलेंगे, बट फ्रेश एंट्री के लिए ये एडवाइजेबल नहीं है। और थर्ड ऑप्शन, जिन्होंने कल परसों या लास्ट वीक में रेलवे में अपनी पोजीशन बनाई थी और उनको इस अपसाइड में एक डिसेंट रिटर्न देखने को मिल रहा है, प्लीज बुक योर पोजीशंस एंड एग्जिट। ठीक है, इसी तरह का ही सवाल भी कृपा शंकर जी का आया हुआ है। जैसे इनको ने एक तो बीएल ले रखा है 284 के आसपास, और इन्होंने आईआरएफसी में 150 की बाइंग है इनकी। तो आईआरएफसी पे हम लोग बात कर चुके हैं। कह रहे हैं कि सर चार्ट स्ट्रक्चर कैसा लग रहा है, अभी भी लॉस में है, मार्च तक का नज़रिया क्या रखना चाहिए? तो सर जब 1 महीने 1.5 महीने का ही नज़रिया हो तो क्या इस बेटर नहीं है कि एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है जैसा कि आपने शुरू में कहा, फिर वो बाउंस बैक में निकलने का ही सोचना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अगर आपका टाइम होराइजन छोटा है, बिल्कुल एग्जिट करिए। रेलवे अभी कोई भी टर्न अराउंड स्टोरी दिखाता हुआ नहीं दिखेगा। 1-2 क्वार्टर्स नंबर ठीक आए, गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट आए, कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आए, उसके बाद ही इसमें कोई पोजीशन बनाई जाए। ठीक सर। हुडको में फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं, मनी बाजार स्टॉक के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है। कह रहे हैं सर 2 साल का नज़रिया है, क्या हुडको में जो है फ्रेश पोजीशन बनाई जा सकती है? इस रिकवरी में यहाँ पर करीब 1.5% के आसपास की तेज़ी, आज 1.5-2% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है हुडको के अंदर। क्या सलाह देंगे सर, फ्रेश एंट्री की कोई जगह है? रियल्टी शेयरों में हाल फिलहाल में काफ़ी पिटाई हुई है। पिछले अगर हम 1 महीने की बात करें तो करीब 22% करेक्ट हो चुका है हुडको का शेयर। ये लेवल्स अच्छे लग रहे हैं क्या 2 साल के लिए? सर देखिए, टाइम होराइजन इनके पास अच्छा है, और मैं इनको ये सजेस्ट करूंगा कि करंट लेवल्स पे लेने की बजाय अराउंड 168 से 172 के लेवल्स पे मिले तो वहां पे एक बाइंग पोजीशन बनाएं। क्योंकि स्पेसिफिकली उन्होंने स्टॉक के लिए पूछा है, तो मैं समझ रहा हूं कि ये जानते हैं कि ये स्टॉक किस किस्म का बिजनेस कर रहा है। इनको सिर्फ एक टेक्निकल एडवाइस चाहिए, तो टेक्निकल एडवाइस में आई बिलीव 168 से 172 के रेंज में आता है। आप बिल्कुल इसमें पोजीशन बनाएं, और इन टाइम टू कम, क्योंकि इनका टाइम होराइजन ठीक है, एक मध्यम अवधि का टाइम होराइजन लेके चल रहे हैं, जैसे ही मार्केट से रिकवर करेंगे आपको अच्छे भाव भी देखने को मिलेंगे। अच्छे भाव भी देखने को मिलेंगे। अदानी पावर पे जो है सवाल आया हुआ है। अदानी समूह आज काफ़ी चर्चा में भी रहा, इसको भी खबरों के खेल में डिस्कस करेंगे। 100 शेयर इनके पास है, 485 के आसपास इन्होंने ख़रीदा हुआ है। करें लॉन्ग टर्म के लिहाज से ये शेयर कैसा लग रहा है? सर खबरों में काफ़ी रहा है, रहता भी है, अभी भी खबरों में बना हुआ है। यूएस अमेरिकी अधिकारियों ने जो है भारतीय के अधिकारियों से जांच में सहयोग करने के लिए कहा है। मिलीजुली प्रतिक्रिया रही है कई सारे शेयरों पर। 4.25% की गिरावट है, 482 482 का लेवल। कैसे देख रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिहाज से अदानी पावर को? देखिए सर, लॉन्ग टर्म हम उन स्टॉक्स की बात कर सकते हैं जिन स्टॉक्स में कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी होती है। सर एक शेयर खरीदते हैं, एक बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, एक रिश्ता बनाते हैं। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि अगर हम शादी के लिए रिश्ता देख रहे होते हैं तो शादी के लिए रिश्ता कहाँ देखा जाता है? ढंग का घर होता है, ढंग का लड़का या लड़की होती है, उनके काम, उनका रवैया, उनका चाल चलन सब कुछ सही होता है, तभी हम शादी के आगे बातें बढ़ाते हैं। जब हमको पता है कि इसमें हर दूसरे दिन कुछ आता है, मतलब आप नोटिस करिए सर, एक फोर्टनाइट पहले वो खबर आई थी, इफ आई एम करेक्ट, शायद हम लोग शो भी कर रहे थे, लास्ट वीक की शायद खबर आई थी कि यूएस का वो जो लॉ है जो इनके अगेंस्ट काम कर रहा था उसको स्क्रैप आउट करने की बात हुई है। बिल्कुल बिल्कुल कल बिल्कुल। रात को एक खबर आई है कि जो यूएस का सेबी है, जो वो अथॉरिटी है जो यूएस की है, जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड की है, अब उन्होंने इंडिया से कोऑपरेशन के लिए बोल दिया। मतलब एवरी नाउ एंड देन देयर इज अ न्यू स्टेटमेंट कमिंग, एंड फ्रैंकली ऐसे शेयरों से हमें दूरी बनाए रखनी चाहिए हमेशा। मैं हमेशा आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों से ये गुजारिश करता हूं कि प्लीज ऐसी जगह पैसे ना लगाएं, ऐसी जगह रिश्ता ना जोड़ें जहां स्टेबिलिटी मिसिंग हो। क्योंकि
रिटर्न्स जब हाई बीटा को देखने को मिलते हैं, हर कोई आकर्षित होता है और बहुत जेन्युइन बात है। मतलब आज अगर आप मेरे को भी बोलेंगे तो मेरे को भी कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी मिस लगेगी, बट जिस तरीके का मार्केट है और जिस तरीके की इनकी न्यूज डेवलपमेंट है, मैं सजेस्ट करूंगा आपके भाव के बहुत पास है, प्लीज एग्जिट करें, कहीं और इन्वेस्टमेंट ढूंढें, इस ग्रुप से दूरी बनाए रखें। इस ग्रुप से दूरी बनाने की ही सलाह आपको दी जा रही है। अभी आप थोड़ी देर पहले बीएससी की बात कर रहे थे और अरुण कुमार गुप्ता जी जो है वो सीडीएसएल के बारे में जानना चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि सीडीएसएल जो है इन्होंने 340 शेयर ले रखे हैं 1420 के भाव पर। अब लॉन्ग टर्म व्यू इनका भी है सर। ये लंबी अवधि के लिहाज से बीएससी, सीडीएसएल इस तरह के शेयर आपको कैसे लग रहे हैं? क्या ये ऐसे शेयर हैं जो कि पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए? आज 2.25% ऊपर सीडीएसएल 1211 का भाव अभी देखने को मिल रहा है। इन्होंने 1420 करीब 200 रुपये जो है पर शेयर के नुकसान पे हैं ये। देखिए सर, अभी ये नुकसान में है और नुकसान के पीछे का कारण जो इनके कॉर्पोरेट जो रिजल्ट्स आए थे, क्वार्टरली नंबर्स आए थे, उसमें इनकी अकाउंट ओपनिंग बढ़ी थी और अकाउंट ओपनिंग के बाद भी इनके मार्जिन प्रेशर कहीं ना कहीं देखा गया था। क्या आप मेरे को ये बोल रहे हैं कि यहाँ से रिवर्सल कर गया? बिल्कुल भी नहीं। नथिंग हैज चेंज, वर्किंग उसी तरीके से चल रही है। और ये सर मार्केट के स्टॉक्स हैं, ये वो स्टॉक्स हैं जब मार्केट में एक हेल्थ इंप्रूव होती है तो इनका बिजनेस ट्रैक्शन आता है, मार्केट में हेल्थ इंप्रूव होती है तो इनका क्लाइंट बेस बढ़ता है और उससे इवेंचुअली इनका रेवेन्यू बढ़ता है, विच वी आर नॉट सीइंग हैपनिंग। मतलब आज के टाइम मैं आपसे एक बहुत फ्रैंकली बात बोलता हूँ विपुल सर, मेरे पास कोई आदमी नहीं आने वाला और बोलेगा कि मुझे डीमैट अकाउंट खुलवाना है, मुझे मार्केट में इन्वेस्ट करना है। मेरे पास जितने लोग अप्रोच कर रहे हैं उसमें से 99% यही बोल रहे हैं भाई भाव आएगा या यही बेच के निकल जाओ। सो इन सच केस सिनेरियो, इन सच सेंटिमेंट, डू यू सी कि ये यहाँ से रिकवरी कर रहा है और ये जो आज अपसाइड दिखा रहा है ये जस्टिफाइड है? बिल्कुल भी नहीं है। मगर क्या इसका मतलब ये है मैं बोल रहा हूं आप यहां से बेच के निकल जाए? ऐसा भी नहीं है। ये हाइस पे गया, करेक्ट किया, कहीं ना कहीं एक शॉर्ट फेज ऑफ कंसोलिडेशन में है। एक दो क्वार्टर के नंबर आते हैं और जैसे ही नंबर में इंप्रूवमेंट दिखता है, आई एम प्रीटी श्योर इंस्टीट्यूशंस का, एचएनआईज का इसमें वापस बाइंग इंटरेस्ट जागेगा। जिन्होंने हायर लेवल्स पे इसको ऑफलोड किया है वो वापस खरीदने आएंगे। लॉन्ग टर्म के हिसाब से इट इज अ वेरी गुड स्टॉक, हर पोर्टफोलियो में होना चाहिए। बट रिजल्ट्स के कारण थोड़ा सा मार्केट ने पिटाई करी है, उसको थोड़ा सा आप रखें। अब ये बात आ जाती है कि इन्होंने 1400 रुपए पे ले रखा है तो क्या यहाँ एवरेज कर लें? देखिए रिसेंट टाइम्स में इसने आपको 1150 रुपए के आसपास का एक सपोर्ट तो दिखाया है, मगर मेरे हिसाब से वो सस्टेनेबल नहीं है। मार्केट करेक्ट करेगा तो ये भी करेक्ट करेगा और हो सकता है उस करेक्शन में आपको कहीं ना कहीं ये 1020 से 40 का लेवल भी दिखा सकता है और वहीं अपनी पोजीशन को एवरेज करने के लिए सोचिएगा। करंटली इट इज इन अ नो ट्रेड जोन। नो ट्रेड जोन में है, बिल्कुल अवॉइड करने की सलाह अभी है। लेकिन सादाब रजा साहब कह रहे हैं चलिए ठीक है वहाँ नहीं कर सकते, आईजीएल में फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या? आईजीएल कैसा लग रहा है सर आपको फ्रेश एंट्री के लिहाज से? देखिए आईजीएल में कल एक कवरेज भी आया था, न्यूज भी आई थी और मैं समझता हूं आईजीएल अगर आप लेना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी बातें आ रही कि इनकी प्राइस रिवीजन भी होने वाला है, तो करंट लेवल्स पे बिल्कुल मैं समझता हूं आप यहाँ पे पोजीशन बनाएं। मगर अगर वो एक ट्रेडिंग बेट है तो एक आपको इसमें स्टॉप लॉस भी रख लेना चाहिए एट अराउंड 178 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आप ट्रेडिंग बेट बनाएंगे और आपको नियर अबाउट 216 से 220 का भाव भी देखने को मिल सकता है। ठीक, इस बीच अब मामूली लाल निशान में निफ्टी इस समय फिसलता हुआ 5 अंकों की गिरावट 22,940 का लेवल देखने को मिल रहा है। तो ये है, अब देखना ये क्लोजिंग कैसी आती है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, काफ़ी हद तक निर्भर करेगा। वैसे भी सर आप जो गट फीलिंग आपकी रहती है वो पूरी हो जाती है। आज दिल में चल क्या रहा है आपके? सर देखिए आज मैं आपको बहुत फ्रैंकली बताऊं, आई एम नॉट सीइंग मच ऑफ कार्नेज हैपनिंग इन द मार्केट। आई एम सीइंग ये फ्लैटिश क्लोज कराएंगे, कल एक हो सकता है आपको गैप अप भी देखने को मिल जाए, बट बीटिंग इज राउंड द कॉर्नर। ये मार्केट यहाँ नहीं सस्टेन करने वाला है जिस तरीके से आज ये स्टॉक्स मूवमेंट कर रहे हैं। मैं तो अंदर से बहुत डर लगता है क्योंकि जैसे ही स्टॉक्स का मूवमेंट चालू होता है वो लोग जो 5100 रुपए में बीएससी को बोल रहे थे कि नहीं मेरे पास तो खबर है ये 4200 रुपए पे आएगा,
वो उसको 5400 में भी खरीदने को तैयार हो जाता है, अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो भाग जाएगा। एंड सुबह से आई एम नेगेटिंग ऑल ऑफ देम। आप मानेंगे नहीं, हम लोगों ने डीलिंग रूम में बोल रखा है, सारी जगह बोल रखा है कि भाई अगर कोई बहुत हैवी बाइंग का ऑर्डर आता है, एक बार मेरे से बात करा लेना, बाकी क्लाइंट की इच्छा। वी आर नोबडी टू टेक द डिसीजन, बट एक बार अगर हम क्लैरिटी दे दें कि भैया इस लेवल पे मत फंसो, क्योंकि होता क्या है, ऐसा कभी भी रिवर्सल आता है ना। और सर आज के रिवर्सल की मैं आपको एक और खास बात बताना चाहूंगा, आज निफ्टी इज नॉट मूविंग, द स्टॉक्स आर मूविंग। और ये वो स्टॉक्स हैं जो कि यूजुअली सबके पोर्टफोलियो में हैं। तो बिल्कुल। सबको खुशी भी हो रही है और सबको ये लग रहा है अरे हमने तो ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, अब एवरेज कर लेते हैं, 2 रुपए ऊपर भी मिल रहा है तो क्या हुआ। हमने तो यही सुना था कि कंसोलिडेशन करके जब रिवर्सल करेगा, ये रिवर्सल है ही नहीं जिसको आप रिवर्सल समझ रहे हैं। तो डोंट टेक इट एज अ रिवर्सल, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है, यू आर मिसिंग आउट ऑन नथिंग। जो आपने इतने दिनों में देखा है उसका सिर्फ एक चेंज है, एक शॉर्ट कवरिंग रैली है। आराम से दूरी बनाए रखें, प्रॉफिट हो रहा है तो बुक करिए, वरना कुछ मत करिए। ठीक सर, ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। इस बीच जो है हमारे अगले दर्शक शंभू कुमार जी कह रहे हैं सर रेल टेल के शेयर पर कुछ सुझाव दे दें। तो ये सारे वो शेयर हैं सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो लोगों के पोर्टफोलियो में हैं और वो सारे भागे हुए हैं, तो लोग फटाफट फटाफट चाह रहे हैं कि बिल्कुल टारगेट मिल जाए और देखें इस पर क्या कुछ और कितना ऊपर जा सकता है, फ्रेश एंट्री हो सकती है कि नहीं। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर रेल टेल को लेकर के? 6.5% ऊपर, तो ये जो 5-5, 6-6, 7-7% की रैली है वो निश्चित रूप से लोगों को काफ़ी आकर्षित कर रही है। 311 का लेवल सर, अभी क्या करना चाहिए रेल टेल पे? सर देखिए, आप रेलटेल को अगर देखेंगे तो आपको दिख जाएगा 285 का लो मारा था, कल 292 रुपए में बंद हुआ था, कल इसको कोई पूछने वाला नहीं। आज 314 रुपए का हाई मार दिया, 312 चल रहा है। एंड ये बहुत जेन्युइन है, मतलब मैं आपको बताऊं ना, क्योंकि जब हम स्क्रीन देखते हैं ना तो स्क्रीन देख के हमको क्या लगता है, अरे ये कल 292 में मिल रहा था, ये तो मिस हो गया, क्योंकि हमारी एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसमें। अब वो एग्जिस्टिंग पोजीशन के कारण हमारा एक बायसनेस तो इस स्टॉक के ऊपर है ही, और ये 6% का जो एक रिवर्सल है ये हमको मजबूर कर देगा कि यहाँ पे एवरेज करें। मगर मैं वापस वो लाइन दोहराना चाहूंगा जो रेलवे की स्टार्टिंग में मैंने दोहराई थी, वो बुलाती है मगर जाने का नहीं। जाने का आप नहीं। दूरी बनाए रखें। और अगर आप मेरे से ये पूछें कि इसमें लेवल सपोर्ट का आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, तो मैं बोलता हूं अभी कोई भी डेफिनेट मेरे को लेवल नहीं दिख रहा है सपोर्ट का, क्योंकि लॉन्ग टर्म चार्ट पे मैं देख रहा हूं तो 297 298 के लेवल्स पे ये कहीं ना कहीं सपोर्ट देता हुआ दिख रहा है, और उन्हीं लेवल्स के आसपास से इसने बाउंस बैक किया है। बट ये बाउंस फ्रैंकली मुझे सस्टेनेबल नहीं लग रहा है। लेट इट अगेन गो, टेस्ट दोज लेवल्स, 1-2 बार वो लेवल्स को टेस्ट करे, डबल बॉटम या ट्रिपल बॉटम बनाए, उसके बाद रिवर्स करे तो हम कोई बात करेंगे, अदरवाइज दूरी बनाए रखें। दूरी बना करके चलें। और बार बार ये कह रहे हैं रचित जी कि वो बुलाती है मगर जाने का नहीं। खुशी तो है लेकिन हड़बड़ाने का नहीं। ऐसा नहीं कि हड़बड़ा करके कुछ भी खरीद लिया। यहाँ पर जो है जायद अली साहब का सवाल ले लेते हैं, कह रहे हैं जुपिटर वैगन, ये सब रेलवे डिफेंस वाले सर आज बिल्कुल लोगों के पोर्टफोलियो में जो लगे हुए हैं, सबको जो है ये लग रहा है कि क्या ये रिकवरी जो है इस रिकवरी में कहाँ तक जाएगा। 1 साल का टाइम हालांकि कह रहे हैं 1 साल होल्ड कर सकते हैं और 570 पे इन्होंने लिया हुआ है जुपिटर वैगन। सर बहुत सारे शेयर ऐसे भी हैं जिनके नतीजे अच्छे रहे हैं, नतीजे जैसे जुपिटर वैगन के नतीजे ख़राब नहीं थे, ठीक है एक्सपेक्टेशन से थोड़े से नीचे थे पर ख़राब नतीजे नहीं कहे जाएंगे। ऑर्डर बुक बनी हुई है यहाँ पर लगातार 8% के आसपास की अभी जो रैली है 323 के आसपास का चल रहा है और इनकी खरीद 570 की है, तो इनकी खरीद से तो काफ़ी दूरी है। पर अगर 1-2 साल का नज़रिया हो तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? क्या चुपचाप आंख बंद करके भी पड़े रहें और नीचे आने दें उसके बाद एवरेजिंग करें? नहीं नहीं सर, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा। और वेरी फ्रैंकली जिस तरीके से मैं सबको अवॉइड बोल रहा था, मैं चार्ट खोला और मेरे बैक ऑफ द माइंड यही आ रहा था कि हाँ ये एक पर्टिकुलर ऐसा स्टॉक है जो करेक्ट अच्छा कर गया, कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल रहा है। और सर मैं ये बात अगर बोलता हूं, अब मैं ये बात बोलना चाहूंगा कि प्लीज दर्शक भी विपुल सर के क्वेश्चन को ध्यान से सुना करें, अरे क्वेश्चन में ही आपको जवाब मिल जाएगा। कहीं ना कहीं उन्होंने चार्ट खोल लिया था और सिर्फ जुपिटर वैगन पे ही रुकते हुए उन्होंने बोला कि क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये यहां से थोड़ा सा स्ट्रेंथ दे रहा है, तो ही हिमसेल्फ हैज गिवन यू द आंसर, ही इज एब्सोल्युटली राइट। अब ये देखिए ये अपने सपोर्ट के बहुत पास है। मैं दर्शक को यही सजेस्ट करूंगा, रेलवे में ये एक अकेला ऐसा स्टॉक है जिसकी, क्योंकि आपने हायर लेवल में बाइंग करी है, यहां पे थोड़ी सी और बाइंग करें, मगर एक वर्ड ऑफ कॉशन के साथ
कि जितना भी आप फंड डिप्लॉय करना चाह रहे हैं, आउट एंड आउट उसका 50% ही फंड डिप्लॉय करें। थोड़ा सा अगर टिंकरिंग हुआ तो नीचे का मौका मिल सकता है, बट हाँ, जिस तरीके का कार्नेज जिसने दिखाया है फ्रॉम द हाइज, बहुत अच्छा वैल्यूएशन करेक्शन हुआ है। यू कैन डिप्लॉय अराउंड 50%, जो भी आप एवरेज करने के लिए फंड डालना चाह रहे हैं 50% यहाँ पे डिप्लॉय करिए और फिर थोड़ा सा इंतजार करिए। चलिए, ये राय आपके लिए जुपिटर वैगन पर है। एक और ऐसा शेयर सर जो कि जहां से चला था वहीं पर आकर जो है थमा हुआ है, और वो है जियो फाइनेंशियल। इसके फंडामेंटल्स क्या लग रहे हैं? रिलायंस समूह की कंपनी है, बाज़ार के करेक्शन में यहाँ तक आई है, क्या लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन होनी चाहिए? इनका सवाल, इनकी खरीद का भाव जो है, ये लावी पुनिया जी हैं, 250 के आसपास है, और बाकी लोग जिनके पोर्टफोलियो में नहीं है, क्या अगर वो खरीदना चाह रहे हैं तो क्या ये स्तर सही होंगे? सर देखिए, एक चीज है, जियो फाइनेंस का शेयर अगर आप खरीद रहे हैं तो ये तो आपको बिल्कुल मान के चलना पड़ेगा कि ये एक लॉन्ग टर्म स्टॉक है, ये मीडियम टर्म भी नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म स्टॉक है। अब लॉन्ग टर्म स्टॉक कैसे है सर? आप पेडिग्री देख लीजिए इसकी, जिस फैमिली से आता है, ये रिलायंस फैमिली का स्टॉक है, बहुत ही उम्दा स्टॉक है। ये वो कंपनीज होती हैं जो कि मार्केट में डिस्ट्रप्शन लाने के लिए फेमस होती हैं। मैं आपको बताता हूँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज, आप जिस भी बिजनेस में जाते हैं वो डिस्ट्रप्शन लेकर आते हैं और ये गेयरिंग अप कर रहा है। अब इस गेयरिंग अप के लिए इसने जिसके साथ पार्टनरशिप भी किया है वो है एक इंटरनेशनल बिग कंपनी। तो ब्लैक रॉक के साथ इन्होंने अपनी पार्टनरशिप करी है। ब्लैक रॉक जियो करके ये अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए भी पूरा पेनिट्रेशन सिस्टम में लेकर आ रहे हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहें तो मैं बोलता हूं इन लेवल्स पे भी इसको उठाइए, और मैं वापस बोलूंगा, सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और एक मल्टी बैगर स्टॉक, इसमें बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करें, और इन्वेस्टमेंट ऐसे करें कि करके कम से कम 3 से 4 साल आप इसको नहीं देखेंगे तो आपका ये वो बच्चा बन के दिखाएगा जो क्लास टॉपर बनेगा। जी बिल्कुल। सर, चूंकि बार बार निफ्टी के लेवल्स के ऊपर बातचीत हम लोग कर रहे हैं, सवाल भी काफ़ी सारे आ रहे हैं। एक जो है, आज बहुत सारे जो अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरेज फर्म्स हैं उनकी तरफ से भी आज जो है कई लेवल्स दिए गए। हम चाहेंगे जरा एक बार के लिए स्क्रीन पर जरा लेकर के आएँ। जेपी मॉर्गन ने आज जो टारगेट दिए हैं 26,500 का लक्ष्य जो है वो दिसंबर तक के लिए दिया है। सिटी की तरफ से जो है वो 26,000 का टारगेट दिया गया है। एमके की तरफ से 25,000 का टारगेट दिया गया है। उसमें बहुत सारे कंसर्न भी हैं, जिसमें कॉर्पोरेट अर्निंग को लेकर के सवाल उठाए गए हैं, और ये कहा गया है कि अगर कॉर्पोरेट अर्निंग आगे चल करके नहीं सुधरी तो यहाँ पर और 1-2 डाउनग्रेड भी इन फ्यूचर हो सकते हैं। आप दिसंबर तक कहाँ पे देख रहे हैं निफ्टी को? क्या जो लेवल्स दिए गए उससे ज़्यादा बुलिश हैं या उससे ज़्यादा बेयरिश हैं? आपकी टिप्पणी क्या होगी? सर देखिए, ये बहुत ही एक मुश्किल सवाल हो गया। अब मुश्किल क्यों हो गया? क्योंकि हम बैठे हुए हैं अभी सेकेंड हाफ ऑफ फरवरी में, और हम बात कर रहे हैं ईयर एंड की, और जो हमारा पूरा का पूरा एक महकमा है, वो महकमा इतना ज्यादा वॉलेटाइल है कि आज मैं आपको जो लेवल दे रहा हूँ 15 दिन बाद वो लेवल का सिग्निफिकेंस भी बचेगा कि नहीं, वो कहना मुश्किल है। तो हम सिर्फ टेक्निकल लेवल्स पे बोलें, और मैं समझता हूँ शायद मेरे से आपसे मेरी बात हुई थी मंडे को ही, जहां पे मैंने ऑन एयर ये भी बोला था कि 22,033 22033 इज द प्लेस wherein in case of accident Nifty can find the bottom. That is the extreme level of correction that I am seeing in the market as of now. Current situation और technical levels पे एक कोई बड़ा एक्सीडेंट अगर आता है, उस एक्सट्रीम एक्सीडेंट के लिए जो एक्सट्रीम लेवल बनता है दैट इज 22033 जो मैं देख रहा हूं। पॉइंट नंबर 1। अब हम दूसरी बात करते हैं कि क्या ये लेवल्स जो सिटी ने दिए हैं या एमके ने दिए हैं या जेपी मॉर्गन ने दिए हैं वो अप्रोचेबल है? सर, अगर अर्निंग्स इंप्रूव कर गई, अगर आपका अर्बन स्लो डाउन ठीक हो गया, और जो गवर्नमेंट के पास नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए, क्योंकि अगर आप बजट को बहुत क्लोजली देखेंगे तो पिछले साल का 4.5 लाख करोड़ रुपया और इस साल का जो अनाउंसमेंट है और 15-15.5 लाख करोड़ रुपया गवर्नमेंट के पास है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग। वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग पे अगर गवर्नमेंट हर महीने लाख से 1.25 लाख रुपए भी खर्च करती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग डिपेंडिंग अपॉन द इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, हर 1 रुपए का जो आपका स्पेंडिंग है वो मार्केट में 3 से 6 रुपए तक का बिजनेस जनरेट करता है।
So this is the kind of business improvement that we can see in the next financial year done from the side of the government. अगर वो execute होता है तो सर एमके छोड़िए, सिटी छोड़िए और जेपी मॉर्गन छोड़िए, मेरे को तो 27,500 भी आता हुआ दिखता है. बट फॉर दैट देयर आर सो मेनी इफ्स एंड बट्स, जिसके लिए अभी से कॉन्फिडेंस अपना ना बनाए, गवर्नमेंट को मूवमेंट करते हुए देखें, क्योंकि जिस तरीके से अभी हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज द अटमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अगर इंटरवेंशन सही तरीके से, सही सेगमेंट और सही पैसे से आ गया, ये मार्केट रिवर्स करते हुए देरी नहीं लगाएगा. और आज जो हम दुख दर्द देख रहे हैं वो सब इन्वेस्टर्स भूल जाएंगे और सबका पोर्टफोलियो ग्रीन होगा.